हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करते हैं। आपके लास्ट के क्वेश्चंस थोड़े से बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 16 से बचे थे। तो क्वेश्चन ये वाले, अब क्वेश्चन 16 से जो जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 8% एनुअली। जो एक कोई कस्बा है उसकी जनसंख्या हर साल 8% बढ़ जाती है। और फिर कह रहा है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, अगर उसकी जो जनसंख्या अभी की मतलब कि वर्तमान जनसंख्या उस कस्बे की 54,000 है, तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन इट वाज ए ईयर एगो, तो उसकी जनसंख्या एक साल पहले कितनी रही होगी। तो जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसको वेरिएबल सपोज कर लेंगे। तो यहां पर वेरिएबल मैं इंग्लिश बोले देता हूं, आप उसको स्टेटमेंट जो लाइन है वो आप नोट कर लीजिएगा। वो स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा यहां पर, लेट द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ए ईयर एगो इज या वाज एक्स, या बी एक्स लिख लीजिएगा, इज वाज नहीं बी एक्स लिख लीजिएगा। तो हमने मान लिया कि एक साल पहले जो टाउन की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, एक्स थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, डायरेक्ट आप डालिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि वो हर साल 8% बढ़ जाती है। तो यहां पर फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद लिख सकते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, यहां पर लिखा जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 54,000। अब यहां पर ATQ डाला हुआ है पहले से, तो यहां पर लिखा जा सकता है कि जो पॉपुलेशन अभी की है, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, एक्स थी, अब पहले की पॉपुलेशन में ही बढ़ी है तो उसका ही 8% बढ़ी है। तो 8/100, और बढ़ने के बाद अब जो इस साल हो गई है वो कितनी हो गई है, 54,000। मेन चीज आपकी ये थी, कह रहा था ना कि 8% हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पहले जो पॉपुलेशन थी उसमें उसी का 8% बढ़ा दिया एक साल पहले वाली में, तो इस साल की पॉपुलेशन मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व करिएगा, 108x/100 इज इक्वल टू 54 और 1000। आप इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%। हर साल किसी एक मशीन की कीमत 20% घट जाती है। कह रहे हैं इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1,60,000 देन व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। फिर इसका आप स्टेटमेंट बना लीजिएगा, लेट द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर बी एक्स। फिर उसके बाद डायरेक्ट और कुछ नहीं लिखना, आप ATQ डाला करिए और उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन किया करिए। बाकी आपको स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपने एक्स वेरिएबल मान लिया, बाकी आपने ATQ लिख दिया और आपका पूरा काम बन जाएगा। तो यहां पे ATQ डालने के बाद अब क्या हो जाएगा कि पहले जो उसकी वैल्यू थी वो एक्स रुपीस थी, हर साल 20% घट रही है, तो पहले वाले साल में भी घटेगी। पहले वाले साल का 20% घटेगी, और जो इस बार मिली, तो इस बार घटने के बाद जो वैल्यू मिली वो 1,60,000 मिली। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना कि पहले x रुपए की थी मशीन या x रुपीस वैल्यू थी मशीन की, वो हर साल घट रही थी। तो पिछले साल अगर x थी तो इस साल घट के मिलेगी। तो इस साल उसी का 20% घट गई, उसमें उसी का 20%, केवल इतना आप स्टेटमेंट याद रख लीजिए, बाकी बन जाएगा। उसमें मतलब x, उसी का मतलब x मल्टीप्लाई 20% मतलब 20/100, घट गई मतलब माइनस, और इस बार मिल गई 1,60,000। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहां पर 80x/100 इज इक्वल टू 16 और 40, और बाकी आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि कोई एक एलॉय है, उसमें 40% कॉपर, 32% निकल और बाकी जिंक है। एलॉय आप समझ लीजिए क्या होता है। तो जो एलॉय होता है वो एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कई प्योर सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। मतलब कि एलॉय मतलब एक ऐसा कोई मटेरियल हो जाएगा, यहां पर दिया गया है कि जिसमें कुछ कॉपर मिलाया गया है, कुछ % निकल मिलाया गया है और कुछ % जिंक मिलाया गया। ठीक, कॉपर, निकल और जिंक मिलाया गया।
तो यहां पर ये सब मिलाकर एक न्यू मटेरियल या न्यू सब्सटेंस तैयार किया गया है। तो इसमें इसके कुछ ना कुछ परसेंटेज होंगे। तो जो कॉपर है वो कितने परसेंटेज इसमें मिलाया गया है? 40% कॉपर है इसमें, 40% कॉपर और 32% निकिल है, और बाकी जितना बचा है वो पूरा जिंक है, पूरा जिंक है। तो मतलब कि क्या हम यहां पर परसेंटेज में ये नहीं निकाल सकते कि जिंक कितने परसेंट होगा, क्योंकि हमको तो ये पता है ना कि टोटल परसेंटेज 100 होता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 40% प्लस 32% प्लस x इज इक्वल टू 100%। मतलब कि कॉपर का परसेंटेज, निकिल का परसेंटेज प्लस जिंक का हमने मान लिया x परसेंटेज है, और अगर तीनों को मिला देंगे तो 100% तैयार हो जाएगा। तो आइए यहां से जिंक का परसेंटेज निकालते हैं। तो क्या आएगा यहां पर? 72 प्लस x इज इक्वल टू 100, और x इज इक्वल टू 10 में 2 काटा 8, और 28% आपका क्या आ गया? जिंक आ गया। तो अब आपका जो जिंक है वो 28% है। तो यहीं से आप लिख सकते हैं, क्या आप यहां पर लिख देंगे कि जिंक में फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 28%। अब कुछ क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। अगर जो एलॉय है वो 1 किलो है, मतलब कि एलॉय का जो वेट है वो 1 किलो है, तो फिर जिंक का वेट कितना होगा? तो जो जिंक का वेट होगा, मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं जिंक्स वेट इन दैट एलॉय, आप लिख लीजिएगा इन दैट एलॉय, यहां पर लिख लीजिएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 kg का 28%। अब 1 kg है, यहां पर 100 है, तो ये तो क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में बन रहा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका कि अगर यूनिट आप छोटी कर सकते हैं तो कर दीजिए, तो आपकी पूरी यूनिट सॉल्व हो जाएगी। तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आने लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 किलो को किस में चेंज करेंगे? ग्राम में। यहां पर कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 28 अपॉन 100, 0 0 कट गया, कितना आया? 280 ग्राम आंसर। आ गया सबको समझ में? फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ ऐसा ही है। कह रहा है कि बैलेंस्ड डाइट, आपने साइंस में खूब अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक, और आपका आने भी लगा होगा कि बैलेंस डाइट आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि असल में बैलेंस डाइट क्या होती है। एक संतुलित आहार होता है, मतलब कि एक ऐसा आपका भोजन का रूप होना चाहिए जिसमें आपको निश्चित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, साल्ट, वाटर सब कुछ मिले। न तो कार्बोहाइड्रेट, फैट की मात्रा ज्यादा हो और ना तो इनकी मात्रा बहुत कम हो। तो यहां पर वो बैलेंस डाइट होता है। तो फिर बैलेंस्ड डाइट में कह रहा है कि आपके बैलेंस्ड डाइट में 12% प्रोटीन होनी चाहिए, मतलब कि प्रोटीन का परसेंट दिया है 12%। फिर उसके बाद फैट का परसेंट दिया है 25%, फैट का 25%। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज दिया 63%, कार्बोहाइड्रेट का 63% दिया गया। फिर कह रहा है कि इफ ए चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, अगर किसी एक बच्चे को टोटल 2600 कैलोरी की जरूरत पड़ती, मतलब कि एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। तो यहां पर आप उसको इतनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए तो यहां पर क्या पूछा है? तो यहां पर ये जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है, इसकी मात्रा कैलोरी में कितनी होगी, मतलब कि इसका अमाउंट पूछा है कैलोरी में, बस इतना आपको निकालना है। तो अमाउंट के लिए बहुत इजी सा हो जाएगा। तो प्रोटीन का अमाउंट कितना होगा? 12%, वो भी किसका? टोटल का। तो मतलब कि 12% ऑफ 2600 कैलोरी निकाल लेंगे, मतलब कि टोटल का 12% प्रोटीन होगा। अगर उसकी पूरी एनर्जी इतनी है, उसको सब मिलाकर इतनी कैलोरी मिल रही है, इसी में प्रोटीन भी है, इसी में फैट भी, इसी में कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इसमें कितना प्रोटीन है? तो इसका अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल का 12%, क्या आ जाएगा यहां से? 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2600 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 काटेंगे, और फिर 12 6 72, कैरी 7, 12 2 24, 24 और 7 312 कैलोरी। ये प्रोटीन का अमाउंट आ गया। अब इसी तरह आप फैट का निकाल लीजिए। फैट के लिए क्या करेंगे? फैट इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2600 आ जाएगा।
आ जाएगा ना। फिर उसके बाद 25 4 जा, या तो 0000 कट रहा है, कोई बात नहीं, बात वही है। 4 से काटने में फिर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फिर यहां से 4 से काटेंगे, 4 6 जा 24, 24 5 जा 20 और 4 0 जा 0। तो फैट कितना आ रहा है 650 कैलोरी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए फिर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 63 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2600। अब इसका आप कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन फिर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। 20 में कह रहा है कि गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइट्र एंड 10% सल्फर। ठीक, अब यहां पर गन पाउडर की बात आ गई। यहां पर जो गन पाउडर है, पूरा गन पाउडर यहां पर देखिए किससे बना हुआ है, तो गन पाउडर में 12% क्या कह रहा है 75% नाइट्र है। तो यहां पर इसको आप चाहे जो प्रोनाउंस करिए, आपको बस याद रहना चाहिए 75% और बाकी जो सल्फर है वो 10% है। तो जो सल्फर है वो 10% है। अब देखिए यहां पर पूरा परसेंटेज भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि दोनों को प्लस करने पर 100 नहीं आ रहा, मतलब कि गन पाउडर में कोई ना कोई तीसरा सब्सटेंस भी मिला होगा, और लेकिन यहां पर उससे मतलब नहीं है। फिर कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 किलो नाइट्र। अब यहां पर इस तरह के अगर आपने शेप बना लिया, इस तरह का अगर आपने क्वेश्चन को चेंज कर लिया तो आपका आसान बन जाएगा, नहीं तो टफ रहेगा। पहले केस में कह रहा है कि पहले केस में गन पाउडर का अमाउंट निकालिए अगर उस गन पाउडर में 9 kg नाइट्र हो, मतलब कि इसका अमाउंट पहले केस में दिया है, क्या दिया है 9 kg दिया है 9 kg। तो हमको पहले इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, और हमको ये मतलब दिया गया है, हमको गन पाउडर का निकालना है, मतलब कि इस बार गन पाउडर को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि गन पाउडर के वेट का, पिछली बार ऐसे निकालते थे, गन पाउडर के वेट का 75% किसके इक्वल हो जाएगा 9 kg के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि गन पाउडर जितना था उसका 75% 9 किलो के इक्वल है, क्योंकि नाइट्र 75% है और 9 किलो है। तो कितने गन पाउडर का, तो कितने गन पाउडर का 75% 9 किलो के इक्वल रहेगा। तो यहां से हमसे अमाउंट पूछा है गन पाउडर का, तो निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75। काटेंगे तो यहां से 3 3 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 25 4 जा 4 3 जा 12 किलो आंसर हो जाएगा। मतलब कि पहले केस के लिए 12 किलो गन पाउडर में 9 किलो फिर उसके बाद नाइट्र था, मतलब कि 12 का 75% 9 किलो आ गया। फिर उसके बाद दूसरा केस दिया है फाइंड व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में आपका जस्ट उल्टा दे दिया है और चेंज क्या कर दिया है, इस बार सल्फर का दे दिया बस, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ वैसे ही। गन पाउडर का इस बार माने रहेंगे x फिर से, या तो इसको x1 मान लीजिए क्योंकि वेरिएबल चेंज हो जाएगा। सेकंड केस के लिए क्या मान लेंगे, आपको मानना है तो y वेरिएबल इस बार मान लीजिए। ठीक, चलिए इस बार y मान लिया क्योंकि न्यू अमाउंट आएगा ना, यहां पर भी y हो जाएगा। इस बार सल्फर कितना दिया गया 2.5 kg 2.5 kg। तो फिर से वही चीज, कितने गन पाउडर का 10% होगा इस बार 2.5 kg, क्योंकि टोटल गन पाउडर का 10% है ये दिया गया। तो टोटल गन पाउडर का वेरिएबल मान लिया, बाकी सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर कट रहा है y इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10, मतलब कि 25 kg इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और 23 थोड़ा सा अच्छे हैं, इसको भी देख लीजिए। बाकी 22 क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो तो तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कह रहा है कि जो 7000 रुपीज है, तो 7000 रुपीज को बांटा गया ए में, बी में और सी में। ठीक, और ऐसे बांटा जाता है दैट ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स। मतलब कि ए को बी का 50% मिलता है और बी को सी का 50% मिलता है। मतलब कहने का यह है कि ए को उतना मिलता है
जितना बी को मिलने पर आधा कर दिया जाए। मतलब कि अगर बी को 2,000 रुपए मिल रहे होंगे तो ए को 1,000 रुपए और बी जो है उसको इसका भी आधा मिल रहा है, मतलब कि सबसे ज्यादा सी को मिल रहा है। तो अगर सी को 4,000 रुपए तो इसको 2,000 रुपए और इसका भी आधा 1,000 रुपए, और यही इसका आंसर है। लेकिन आप ऐसे ओरली निकाल नहीं सकते, तो इसको मानना पड़ेगा जिसका सबसे ज्यादा है या जिससे हम निकाल रहे हैं तो उसको वेरिएबल माना जाएगा। सी को हम मानेंगे तो सी को मान लिया कि x रुपीज मिलते हैं, तो आप वेरिएबल में ये स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ सी बी x रुपीज। जब सी का आ गया फिर उसके बाद आप बी का अमाउंट निकालेंगे, हेंस द अमाउंट ऑफ बी। तो बी को कितना मिलेगा, जितना सी को मिला था उसका 50%, तो जितना सी को मिला उसी का 50% बस। और इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि उसको उसके 50% से ज्यादा मिला, उसको उसका 50% कम मिला, केवल कह रहा है कि बी को सी का 50% मिला। तो सी एक्स है तो उसी का 50% आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कट रहा है तो 2 आएगा, तो x अपॉन 2 रुपीज। ये x रुपीज मिला इसको, b को x अपॉन 2 रुपीज मिला। अब जो a है इसको इसका 50%, मतलब कि b कितना है x अपॉन 2, इसका 50%, मतलब कि मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100। अब यहां पर भी कट रहा है तो 2 जा x अपॉन 4 रुपीज हो गया इतना। अब इसके बाद फिर टोटल अमाउंट तो 7,000 है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2 प्लस x इज इक्वल टू 7,000 रुपीज। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x प्लस 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7,000 रुपीज आ जाएगा। ट्रांसपोज कर देंगे, फिर इसके बाद आ जाएगा x 2x 4x, तो मतलब कि 7x इज इक्वल टू 7,000 ट्रांसपोज हुआ, मल्टीप्लाई 4 हुआ, फिर x इज इक्वल टू 7,000 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7, 7 से काटा 1000, तो यहां पर x इज इक्वल टू आ गया 4,000 रुपीज आ गया। मतलब कि c की वैल्यू आपने x सपोज की थी तो फिर वो 4,000 आ गई, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 4,000 रुपीज, क्योंकि ये x की वैल्यू थी। b इज इक्वल टू आपका आया था x अपॉन 2, मतलब 4,000 अपॉन 2, मतलब कि यहां पर कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज। इसी तरह आप a का निकाल लीजिएगा x अपॉन 4, मतलब कि यहां पर आप कितना आ जाएगा 1,000 रुपीज, और आपका यही आंसर हो जाएगा। आ गया सबको समझ में। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए उनको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि प्योर गोल्ड जो है उसकी यूनिट दी गई है 24 कैरेट, और हमने जो गोल्ड परचेज किया है वो 22 कैरेट का है, तो उसमें प्योरिटी का कितना परसेंटेज है। तो यहां पर कुछ नहीं करते हैं, जिसका कहा जाए, फिर वो टोटल प्योरिटी कितने में है 24 में, फिर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि इसको आप देख चुके हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि कोई एक ऑफिसर की सैलरी 25% बढ़ा दी गई है, तो पहले उसकी कम रही होगी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फिर लास्ट में फिर वही चीज, लेट द इनिशियल सैलरी ऑफ एन ऑफिसर बी x रुपीज लिख दिया जाएगा। फिर उसकी बढ़ाई गई है 25%, तो यहां पर क्या लिखेंगे, न्यू सैलरी, ठीक। न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, 25% बढ़ाई गई, तो पहले x थी, अब उसी का 25% बढ़ा दी गई, तो न्यू सैलरी कितनी हो गई 125x अपॉन 100 रुपीज हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसकी जो नई सैलरी है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, कह रहा है, कह रहा है कि कोई एक ऑफिसर था, उसने अच्छा काम किया या उसका प्रमोशन हुआ तो उसकी सैलरी बढ़ गई, और उसकी सैलरी पहले से जितनी थी उसका 25% बढ़ गई। लेकिन फिर बाद में उसने कोई गलत काम किया, या जब बाद में पता चला कि जिसके लिए उसकी सैलरी बढ़ाई गई थी वो काम तो उसने किया ही नहीं, तो उसको फिर उसी सैलरी पर ले आया गया। तो यहां पर पूछा गया है कि नई सैलरी के बाद उसकी नई सैलरी का कितना परसेंट घटाया जाए कि पुरानी वाली सैलरी में आ जाए। तो इस वजह से वही सेम परसेंटेज नहीं रहता, नहीं तो कई लोगों को डाउट हो जाता है। यहां पर कहते हैं कि अगर सैलरी में 25% का बढ़ाया गया है तो सैलरी को 25% ही घटा दिया जाए तो उसकी पुरानी सैलरी मिल जाएगी,
नहीं किया जाता ऐसा, क्योंकि जब बढ़ाया जाता है तो वो पुरानी सैलरी में बढ़ाया जाता है, और जब घटाया जाता है तो वो बढ़ी हुई सैलरी का घटाया जाता है, तो फिर वहां पर फिर परसेंटेज कम आता है। तो यहां पर पहले निकाल लेंगे कि उसकी एक्चुअल सैलरी लाने के लिए कितना घटाना चाहिए, तो उसके लिए इसमें इसको घटा दीजिए, मतलब कि उसकी न्यू सैलरी में आप पुरानी सैलरी को घटा देंगे तो आपका ये पता चल जाएगा कि उसकी सैलरी कितनी बढ़ी थी। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 25x अपॉन 100, इतनी रुपए बढ़े थे उसकी सैलरी में। अब पूछा है कि कितने परसेंट अब इसको घटाना है, तो इसको कितने परसेंट घटाया जाए, तो मतलब कि इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहा था कि जिसको कहा जाए, मतलब कि किसको कहा जा रहा है, 25x अपॉन 100 को कहा जा रहा है। किससे कहा जा रहा है, नई वाली सैलरी से। तो नई वाली सैलरी क्या है, ये, तो ये नीचे आएगा, मतलब कि डिवाइड में हो जाएगा 125x अपॉन 100, और फिर परसेंटेज में चेंज करना, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो 25x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125x और मल्टीप्लाई 100, 100 कट गया, x कट गया, 25 5 जा कट गया, 5 5 जा 5 2 जा, और 5 से काटेंगे 20 जा, तो कितना आ गया, 20% इसका आंसर आ गया। आ गया सबको समझ में। अब आइए इसकी ट्रिक देख लीजिए। यहां पर पहले आपकी पुरानी वाली सैलरी मान ली है मैंने, S1 है, ठीक, या तो ओल्ड सैलरी लिख लीजिए, ओल्ड सैलरी आपकी, और यहां पर ये न्यू सैलरी, ओल्ड सैलरी से बढ़ा है ना, तो ओल्ड सैलरी को मानिए 100, इसका 25% बढ़ा है, तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, 20 बढ़ा दिया। अब कितनी बढ़ी है, अब न्यू सैलरी को घटाना है, मतलब कि अब न्यू सैलरी को कितना घटा दिया जाए, कितने परसेंट। तो पहली बात तो इसको कितना घटाया जाए कि 100 मिल जाए, 25 घटाया जाए, तो 25 घटाना है, और किससे निकालना है, नई सैलरी का कितना परसेंट घटाया जाए, तो जिसका कहा जाए उसका नीचे कर दिया, परसेंटेज निकालने के लिए 100, और सॉल्व करेंगे 25 5 जा, और फिर 5 20 जा, तो इसका आंसर 20% यहां से डायरेक्ट आ गया। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आगे आप सबको समझ में, मतलब कि आपकी अब यूनिट 9 फिनिश हो चुकी है, तो आपको अपनी फेयर कॉपी में यूनिट 9 है इसमें केवल, बाकी टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको अपनी फेयर कॉपी में यूनिट 9 तक कंप्लीट कर लेना।